नमस्कार, मैं सुजाता पांडे। आज हम बात कर रहे हैं समलैंगिक विवाह पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पे। और पहले हम समझ लेते हैं कि समलैंगिक विवाह या सेम सेक्स मैरिज जो होता है वो क्या होता है। तो ये अगर बहुत सिंपल शब्दों में बोलूँ तो एक जैसे जो एक नॉर्मल विवाह होता है जिसको समाज विवाह मानता है अभी तक, वो होता है एक बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमेन के बीच में। समलैंगिक विवाह में एक आदमी शादी कर सकता है, एक औरत से शादी कर सकती है। बाकी जो LGBTQA के अंदर में जो 72 कैटेगरीज हैं वो एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। उसमें सारे को क्वेयर कह सकते हैं। तो ये एक मोटा समझने के लिए हो गया। अब इसमें क्या जो ये पूरा मामला क्या था, तो मामला ये था कि जो 2018 में LGBTQA को डीक्रिमिनलाइज किया गया था। मतलब ऐसा नहीं कि कोई अगर LGBT है तो उसको पुलिस उठा के लेकर जाएगी, वो क्रिमिनल ऑफेंस होगा। तो उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। उसके बाद ये डिमांड उठ रही थी कि भाई अब इसको डीक्रिमिनलाइज तो कर ही दिया, उसको शादी भी कर दो, क्योंकि उसके साथ में बहुत सारे राइट्स हमको मिल जाते हैं। बैंकिंग राइट्स है, नॉमिनेशन राइट्स है, लाइफ इंश्योरेंस के में अपने पार्टनर को नॉमिनेट करना हो गया, बहुत सारे अडॉप्शन राइट्स हैं वगैरह वगैरह। तो इस पर तकरीबन 20 याचिकाएं थी और गवर्नमेंट का इसमें मानना था कि ये जो है ये कोर्ट का प्रोगेटिव नहीं होना चाहिए, ये पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए। जो सिर्फ सेंटर की बात नहीं है, जो स्टेट में जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी भी राय जाननी चाहिए और इसका एक व्यापक डिस्कशन होना चाहिए। लेट द पार्लियामेंट टेक द डिसीजन कि पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए। अब इसमें जो मेन मुद्दे थे वो यही थे कि ये जो पिटिशनर थे, जो LGBT की तरफ से एक्टिविस्ट थे, जो कह रहे थे कि भाई शादी अगर लीगलाइज करने में क्या क्या दिक्कत है आपको। तो उसमें बात ये आ रही थी कि गवर्नमेंट ये कह रही थी कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक कि आप ये मैरिज का डेफिनेशन देखिए, चाहे आप उसको रिलीजियस तरीके से देख लीजिए, हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट या सिखों की जो शादी होती है उसके हिसाब से आप जो देख लीजिए। तो ये हमेशा से मैरिज जो है वो एक बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमेन के बीच का रिश्ता रहा हुआ है और इसको हम एक मायोपिक तरीके से नहीं देख सकते कि हाँ LGBTQ तो डीक्रिमिनलाइज है तो मैरिज भी उसके एक्सटेंशन में आना चाहिए, उसके अंदर आना चाहिए, क्योंकि हमको उसके रिपरकशंस भी देखने होंगे। तो फिर CGI की तरफ से कहा गया कि हम मैरिज एक्ट में कोई जो पर्सनल लॉज हैं उसमें हम कोई दखल नहीं देंगे, हम इसको अगर लाएंगे तो हम इसको स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत लाएंगे, जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस किए गए, जिसमें कि इंटरफेथ मैरिज हो गया, इंटर रिलीजन मैरिज हो गया, वैसी मैरिजेस होती हैं कि हिंदू का मुस्लिम से, मुस्लिम का सिख से सिख का, और या फिर आपस में। तो उसमें उसका भी आर्गुमेंट गवर्नमेंट ने ये दिया कि स्पेशल मैरिज एक्ट भी जो है वो भी कोई आसमान से नहीं आया है। उसमें भी जो भी शादियां हो रही हैं अलग वर्गों के बीच में हो रही हैं, अलग धर्मों के बीच में हो रही हैं, वो ठीक है, लेकिन उसमें भी वन इज अ मैन एंड द अदर इज अ वाइफ। मतलब एक बायोलॉजिकल आदमी है और एक बायोलॉजिकल औरत है और इन्हीं दोनों के बीच में संबंध बन रहे हैं। तो वहां पे भी आप इसको ऐसा नहीं कह सकते कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो एक्सेप्शन है और हम उसको यूज करके LGBTQ के जो मैरिज है उसको हम लीगलाइज कर देंगे। तो पहली बात वो। दूसरा था कि इसके क्या रेपरकशंस होंगे अगर हम ये लीगलाइज करते हैं, तो क्या रिपरकशंस होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ शादी सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं होती और दो लोगों के तक सीमित नहीं रहती, वो एक पूरा फैमिली ट्री और कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करती है, अफेक्ट करती है और उसके बाकायदा उसके लॉज हैं। जैसे कि अगर आप अडॉप्शन लॉ हो गया, जैसे कि बच्चों को जन्म देना, बच्चे को परवरिश करना, उसके बाद डिवोर्स हो गया, कस्टडी हो गया, अननेचुरल जो सेक्स होता है उसकी बातें होती हैं, वो सारी चीज़ें भी इससे गवर्न होंगी। जमीन जायदाद में हिस्सा हो गया, एलिमनी हो गया, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसको भी देखना पड़ेगा। अगर हम वहाँ चेंज करेंगे और ये 72 कैटेगरीज हैं तो हर एक कैटेगरी के लिए एक लॉ बनाना पड़ेगा और ये हैवॉक सिस्टम क्रिएट कर देगा। पहला उसका सब पार्ट ये था। दूसरा पार्ट ये था कि सोसाइटी इसको किस तरह से देखती और समझती है, ये भी जानना ज़रूरी है और इसके लिए एक बहस होनी चाहिए व्यापक, जो कि कोर्ट रूम में नहीं होनी चाहिए, जो कि पार्लियामेंट में होनी चाहिए। सारी पार्टियों के के रिप्रेजेंटेटिव से बात होनी चाहिए, वहाँ पे फैसला होना चाहिए अगर कोई लॉ बनना है तो। और जो सेपरेशन ऑफ पावर है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये क्लियरली बताता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ बना नहीं सकती, वो उस लॉ को इंटरप्रेट कर सकती है, उसको डिफाइन कर सकती है, लेकिन वो लॉ नहीं बना सकती। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट था सेंट्रल गवर्नमेंट का।
अब उसका रीज़न जो था इन सब का कुल मिला के यही रीज़न था कि जो शादी है उसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं, और वो संस्था जो है वो रिलेशनशिप जो कि एक बंद कमरों के बीच में, बंद कमरों में दो लोगों के बीच में क्या होता है उससे अलग है। राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट करार दिया गया था और जिसके तहत LGBTQA को डिक्रिमिनलाइज किया गया था 2018 में, उसको हम मैरिज तक नहीं ला सकता, या मैरिज को हम उसके पर्व्यू में नहीं देख सकते, क्योंकि एक तो मैरिज सिर्फ दो लोगों के मतलब कमरे में वो एक दूसरे के साथ जो संबंध बनाते हैं सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं होता, उसके दूसरे रेपरकशंस भी हैं जो कि हमें समझना और जुड़ना ज़रूरी है। और दूसरा ये भी समझना ज़रूरी है कि शादी जो है वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है उसको, और ना ही वो एब्सोल्यूट है। और एब्सोल्यूट इसलिए नहीं है क्योंकि शादियाँ के जो नियम होते हैं हमारे यहाँ वो स्टेट गवर्न करता है, जैसे कि कितने साल में शादी होगी, किसके जो शादी होगी उसमें जो दहेज वहेज है वो इलीगल है, उसके बाद शादी रहती है तो जो औरत है वो अपने पति के यहाँ रहती है तो उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, मेंटेनेंस के राइट्स होते हैं, डिवोर्स के राइट्स होते हैं, बच्चा है तो बच्चे के रिलेशनशिप जो है, पेरेंट और बच्चे के रिलेशनशिप, कस्टडी वगैरह वगैरह के जो राइट होते हैं वो सारी चीज़ें डिफाइन करता है स्टेट, उसको रेगुलेट भी करता है। तो आप उसको एब्सोल्यूट नहीं कह सकते, वो फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, इसीलिए राइट टू प्राइवेसी उस पर अप्लाई नहीं होता है। ये था तीसरा आर्गुमेंट। दूसरा चीज़ जो चौथी थी वो ये थी कि भाई हमको दूसरों के भी कंसर्न्स देखने होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे चाइल्ड राइट्स की भी बात कर रहे हैं। अब उसमें चाइल्ड के बारे में कौन बात करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो अगर दो लोग अडॉप्ट करते हैं तो पहले तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब शादी होती है, अडॉप्शन से पहले जब शादी होती है, जब सेम सेक्स की शादी होगी तो उसमें से अगर दोनों ही सेम सेक्स है, वुमन वुमेन है और मैन मैन है, तो उसमें से कौन हस्बैंड है और कौन स्त्री है ये पालन करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाय डेफिनेशन तो आप सेम सेक्स मैरिज कर रहे हैं। तो राइट्स किसको दिए जाएंगे? जो औरतों के राइट्स हेट्रोसेक्सुअल में, मतलब जो बायोलॉजिकल मैन और बायोलॉजिकल वुमन की जो शादी होती है उसमें जो हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स में जो राइट्स दिए जाते हैं औरतों को, वो इन सेम सेक्स वाले कपल में किसको दिए जाएंगे और वो कौन डिसाइड करेगा? दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि दोनों को राइट्स दे दो, दोनों औरत अगर दोनों पत्नी है की तरह रहना चाहती हैं और बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती हैं तो दोनों के राइट्स दे दो, तो दोनों के भी राइट्स कैसे देंगे? अगर दोनों को राइट्स दे देंगे तो वो भी एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो गया जो हेट्रोसेक्सुअल कपल है उसके लिए, क्योंकि उसको एक को राइट वहाँ मिला हुआ है। तो हम एक्चुअली एक डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर रहे हैं हेट्रोसेक्सुअल जो नेचुरल मैरिज है और बिटवीन दिस काइंड ऑफ मैरिज, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट, और एक तरह से वेस्टर्नाइजेशन को हम लेके आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो सेंटर ने बोली थी, जो मुझे लगता है कि अब इतनी रेलेवेंट नहीं है, कि ये एक एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट है, तो शायद एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट नहीं रहा हो, नहीं है, बट ये भी है कि हाँ इसके पुराने जो समय है उसमें भी इसके प्रमाण मिलते हैं, लेकिन कहीं भी शादियों का प्रमाण नहीं मिलता। कहीं भी आपको ये तो नहीं मुझे सुनाई दिया है या पढ़ा है, मैंने काफ़ी इतिहास पढ़ा है और उसमें कहीं पे भी मुझे ये सुनाई दिया कि फला राजा ने किसी दूसरे राजा से शादी कर ली, या फलानी रानी ने फलानी रानी से शादी कर ली, या किसी दो सेम सेक्स ने शादी कर ली और उसको समाज ने मान्यता दी, ऐसा कहीं नहीं सुना है। तो ये चीज़ थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही बात थी कि भाई जो भी होना है वो पार्लियामेंट में होगा, जो भी हो डिसाइड करेगा पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, क्योंकि मैरिज का सीधा सीधा इफेक्ट लोगों पे पड़ता है, लोगों सोसाइटी पे पड़ता है, और सोसाइटी जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजती है पार्लियामेंट में, कोर्ट में नहीं। तो जो होना है वो पार्लियामेंट में होगा। तो ये आज का एक पूरा स्पेसिफिक रहा। मुझे लगता है कि आज का जो जजमेंट रहा वो 3-2 से रहा, वो स्प्लिट वर्डिक्ट था। चंद्रचूड़ जी ऑब्वियसली उसके समर्थक थे, कॉल भी उसके समर्थक थे, उनकी जो शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल करी वो भी मुझे काफ़ी वेस्टर्न से ली हुई लग रही थी। खैर वो उनका मत है, लेकिन बाकी 3 जजों ने तो ये साफ साफ कह दिया कि हम इससे सहमत नहीं हैं, और इसकी जो भी, और लेकिन ये 5 ने माना कि लॉ बनाना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो सरकार का अधिकार है। तो कुल मिला के बात यही है कि अब जो बॉल है अगेन बैक टू सेंटर्स कोर्ट आ गई है, और मुझे लगता है इस पर एक डिस्कशन होगा। कमेटी तो बनने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, वो कमेटी भी बनेगी, एंड लेट्स सी कि क्या इसके रिकमेंडेशन होते हैं। बट मैं खुश हूँ कि हम एटलीस्ट इस
जगह पहुँचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत फाइन बैलेंसिंग एक्ट किया है और अच्छा एक जजमेंट दिया है, जहाँ पे वोकनेस नहीं, बट हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही है फॉर लार्जर गुड एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। हम सिर्फ हिस्ट्री क्रिएट करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पास्ट को समझ के हिस्ट्री समझने की बात कर रहे हैं और उसके थ्रू फ्यूचर को किसी तरह से बिगाड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा।